मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल प्राइस चार्ट का हमें बिहेवियर दिखाता है, जिसमें हम प्राइस के मोमेंट्स को देखते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रेंजेस को फाइंड करते हैं और इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स को ढूंढते हैं, जहां पर हम अपने एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करने के लिए इन 4 कॉन्सेप्ट्स को पहले मास्टर करना होगा, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइस मोमेंट, या जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर्स को मिला के एक मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। जब हम ये चीज मास्टर करेंगे तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने में हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जब ये चारों चीजें एक साथ कंबाइन हो जाएंगी तब आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को हम सीखते हैं। प्राइस मोमेंट्स या बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मार्केट में 2 तरह के बेसिक मोमेंट्स होते हैं, जिनको मिला के हमें या तो अपसाइड के मोमेंट्स मिलते हैं या तो डाउन साइड के मोमेंट्स मिलते हैं। चाहे मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में जाना हो या नीचे की डायरेक्शन में जाना हो, तो वो हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो पहले हम अपसाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंट देता है और उसके बाद इस अपसाइड डायरेक्शन की एक करेक्शन आ जाती है। यहाँ पर ये जो अपसाइड का मूव है इसको हम इम्पल्स कहते हैं, या इसको आप एक अप मूव भी कह सकते हो। और यहाँ पर ये जो डाउन साइड का मोमेंट आप देख रहे हो तो इसको हम एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन भी कहते हैं। और सिमिलरली जब प्राइस को नीचे की डायरेक्शन में जाना होता है तो वो क्या करता है कि प्राइस पहले नीचे आते हैं, उसके बाद इसी मोमेंट का एक करेक्शन या पुल बैक आता है। तो यहाँ पर जो ये नीचे साइड की डायरेक्शन का मोमेंट है इसको यहाँ पर आप इम्पल्स कहोगे या तो आप एक सिंपली से डाउन मूव कहोगे। और सिमिलरली इस अपसाइड के मोमेंट को यहाँ पर हम एक अप मूव कह सकते हैं, या तो एक पुल बैक कह सकते हैं, या इसे हम एक छोटी सी करेक्शन भी कहते हैं। तो जब इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं तो हमें एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है, और जब इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर प्राइस नीचे आया, तो हमारे पास एक बेसिक अपसाइड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर जाएंगे और फिर से प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर से प्राइस नीचे आ रहा है, फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अगर आप देखोगे कि हर एक वेव में यहाँ पर हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और जब ये बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाते हैं तो एक ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है। और सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस नीचे जाता है, फिर उसी की एक करेक्शन आ जाती है, फिर से प्राइस नीचे जाता है, इसी मोमेंट की करेक्शन आ जाती है, फिर से प्राइस नीचे जाता है और इसी मोमेंट की करेक्शन आ जाती है, और फिर प्राइस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बेसिक डाउन मूव का स्ट्रक्चर है वो आपस में बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं और हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है। अब चाहे एक अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या दिखाता है आइए जानते हैं। जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और प्राइसेस यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस को फेस करे और यहाँ से प्राइस नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर एक लो की क्रिएशन होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक हाई की भी क्रिएशन होती है। जब आपको दिखे कि इस लो से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं और इस हायर पॉइंट का ब्रेकआउट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से प्राइसेस अब ऊपर जा रहे हैं इस लेवल से या इस हाई से, तो यहाँ पर हम कहते हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जिसे हम स्मार्ट मनी में BOS कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी दिखे कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पर आप इस लो को मार्क करेंगे एज स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पर आप याद रखना, क्योंकि इस लेवल से एक हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल मानेंगे, और जिस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो इसको एज ए वीक लेवल माना जहां पर जाएगा। और इसी तरीके से आप देखोगे फिर से यहाँ पर एक हाई बना है जो कि पिछले हाई के कंपैरिजन में हाई है, तो इसे हम हायर हाई कहेंगे, और यहाँ पर एक लो बना है तो इसे हम एक हायर लो कहेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस लो से जब प्राइसेस ऊपर गए हैं तो इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है,
तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि BOS। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जिस लेवल से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उस लेवल को हम स्ट्रॉन्ग लेवल मानते हैं। यानी कि प्राइसेस जो है वो इस लो से ऊपर जाना शुरू हुए हैं और इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस लेवल को भी एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा। और यहाँ पर जो ये हाई है, इसको हम वीक लेवल मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये वीक और स्ट्रॉन्ग में क्यों बता रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी प्राइसेस बेसिक स्ट्रक्चर में अपसाइड का मोमेंट देते हैं, तो वहां पर सपोर्ट की लेवल स्ट्रॉन्ग बन जाती है और जो रेजिस्टेंस की लेवल्स है वो वीक होती है। तो हर बार यहाँ पर जब तक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रही है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस जो है वो ऊपर ही जाएंगे, और जब तक वीक हाईज बन रहे हैं तो तब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेंगे। चलो इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अभी प्राइस मोमेंट्स में हम समझ रहे थे कि जब प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है एक करेक्शन देकर, तो इसको हम बेसिक अप मूव का स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर जब हमें दिखता है कि इस लो लेवल से जब पुराने हाई का ब्रेकआउट होता है, तो इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क करूंगा, यानी कि ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाई टूटा है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। जब तक कोई लेवल टूट नहीं जाए तब तक वो लेवल स्ट्रॉन्ग होती है। और अप ट्रेंड में क्या होता है कि बार बार रेजिस्टेंस या हाईज जो है वो टूट जाते हैं और जो लोज है वो सस्टेन कर जाते हैं और एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल एक्ट करते हैं। अब इस चीज से हमें फायदा क्या होगा, आइए समझते हैं। तो अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आ रहा है और फिर प्राइसेस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनको मार्किंग दोगे कि ये है BOS और ये है स्ट्रॉन्ग लेवल। तो इससे आप फायदा क्या होगा, तो जब तक आपको दिखे कि इस सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर है, तब तक आप प्राइसेस में एक बाइंग का मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो और ट्रेंड की कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से इस लेवल से प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं इस सपोर्ट तक या इस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंसिडर नहीं करोगे कि ये ट्रेंड जो है वो टूट चुका है। यहाँ पर जब तक प्राइसेस इस सपोर्ट से ऊपर है, तब तक प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो वेरी हाई रहते हैं। तो ये नीचे की लेवल जो है ये एज ए मैग्नेट भी काम करती है। यहाँ पर अगर आपको कोई डिमांड जोन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अपने बाइंग के ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। एज कंपेयर टू दिस, अगर आपको कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस प्राइसेस ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, तो यहाँ पर अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हुई है। तो जैसे आप देख सकते हो कि पहला हाई जो है वो इस सपोर्ट की वजह से ब्रेक हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल मानता है। एसएल का मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग लेवल, ना कि स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर इस हाई का जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मतलब इस हाई को मैं कहूंगा वीक हाई और नीचे की लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि यहाँ से इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है। अब ऊपर आप देखो, जब प्राइसेस यहाँ पर इस हाई पे पहुंचे, तो इस हाई से जब प्राइसेस नीचे आए तो इसने इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल अब स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं रही है। अब जब इस हाई ने इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ दिया है, तो अब ये हाई बन जाती है एक स्ट्रॉन्ग लेवल, जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग हाई। तो स्ट्रॉन्ग हाई की वजह से आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग हाई से सेलिंग आ जाती है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमेशा बाइंग आती है। तो ये अभी मैं कुछ बेसिक में समझा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होती है। हालांकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगी और आप इन पे इजीली ट्रेड कर पाओगे। अगर हम इसी चीज को और एक एग्जांपल के साथ समझे, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है और इसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया और फिर नीचे आया। अब इसी चीज को यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए और आपको ये मास्टर हो जाए। तो सबसे पहले प्राइस ऊपर गया है,
और यहाँ पर मैं इस हाई के सामने एक लेवल को मार्क करूंगा और इस हाई का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और जैसे ही इस हाई का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसको हम नाम देंगे यहाँ पर WL यानी कि वीक लेवल। और ये सपोर्ट जो है इससे यहाँ पर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग लेवल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से एक हाई बना है, फिर से एक लो बना है और इस लो ने इस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये लेवल अब स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये जो है ये वीक लेवल है, क्योंकि ये टूट चुकी है। सिंपली जो लेवल टूट जाती है वो वीक होती है, जो लेवल सस्टेन कर जाती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग लेवल जब सपोर्ट हो तो बाइंग आती है, और सिमिलरली जब रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो तो सेलिंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं और यहाँ पर एक लो की क्रिएशन हुई है। और जब इस लो से प्राइसेस ऊपर गए हैं तो आप देख सकते हो कि इसने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब देखो कि यहाँ पर ये हाई है और इस लो से जब प्राइस ऊपर गया है तो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको मार्क करना है कि इस लेवल से किसी ऊपर वाली लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसको एज ए वीक लेवल माना जाएगा। तो जब सपोर्ट वीक होने लग जाए तो आपको समझ जाना है कि एक ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या तो एक रेंज बाउंड मार्केट आने वाला है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाई की क्रिएशन हुई है और उसके बाद प्राइसेस नीचे आए हैं, फिर से एक यहाँ पर लेवल बनी है, फिर से प्राइसेस ऊपर गए है। अब देखो मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है और ये है, और ये दोनों लेवल जो है वो इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में बन रहे हैं। तो आप चाहे तो इनको भी मार्किंग कर सकते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग, लेकिन मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा जब एक मोमेंट के दरमियान अनदर मोमेंट बन जाए तो उसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए और उसकी मार्किंग भी नहीं करनी चाहिए। तो समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ कि जैसे ही यहाँ से प्राइसेस नीचे आए हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना है, फिर से सपोर्ट से प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं। हालांकि इसने इस लेवल का जो है वो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लेकिन जो हमारी मेजर ऊपर की लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ पर आप फिर से कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद फिर से आप प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और जब ये प्राइसेस नीचे आए हैं इसने इस लेवल को भी नीचे की तरफ तोड़ा है और इस लेवल को भी नीचे की तरफ तोड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी अब एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर एक्ट कर रही है। अब जब हमारे पास ऊपर दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स आ रही है जो कि रेजिस्टेंस की लेवल्स है, तो आपको समझ जाना है कि एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और अब मुझे मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस नीचे आए, फिर से प्राइस ऊपर आया, यानी कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना और इस सपोर्ट के बाद जैसे यहाँ पर एक हाई बना तो ये सपोर्ट जो है यहाँ पर टूट चुका है, यानी कि फिर से हमें एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल मिल रही है। फिलहाल मैं आपको बस चार्ट को रीड करना सिखा रहा हूँ कि हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स और वीक लेवल्स को मार्क कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं अभी एंट्री और एग्जिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल बस आपको चार्ट को समझना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हुआ है। तो जो डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है अभी आपको वो मैंने नहीं समझाया है, बस आपको क्या करना है जो कि ये अप साइड का है इसी को रिवर्स करके जो है वो नीचे साइड का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। चलो हम वो भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस नीचे आया है, फिर प्राइस ऊपर गया और उसके बाद प्राइस ने इस लोअर लेवल को यहाँ पर तोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे मार्किंग करनी होगी, तो यहाँ पर मैं इस सपोर्ट को मार्क कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे ही लो बना उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर एक हाई बना और इस हाई की वजह से इस लोअर लेवल जो है वो ये टूट चुकी है। तो इस हायर लेवल को यहाँ पर मैं एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क करूंगा और जो सपोर्ट टूटा है इसको एज ए वीक लेवल मार्क करूंगा। तो स्ट्रॉन्ग लेवल का काम क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल के पास प्राइसेस आ रहे हैं तो यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरी एक सीक्रेट टिप मैं यहाँ पर आपको दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अब एक बाइंग आ भी रही है तो आपको मैक्सिमम एक्सपेक्ट करना है कि इस स्ट्रॉन्ग लेवल तक बाइंग आ सकती है और यहाँ से फिर से एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। अब देखो स्ट्रॉन्ग लेवल से ज्यादा सेलिंग आएगी और यहाँ से अगर बाइंग आनी भी होगी तो वो सिर्फ इस लेवल तक आ सकती है मोस्ट केसेस में। कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी मार्केट हो सकता है, उन केसेस को छोड़ के मोस्टली आपको यही तक बाइंग दिखेगी
और जो सेलिंग है वहां पर आपको दिखेगा कि नीचे की लेवल्स बार बार टूट रही है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस के मोमेंट्स क्या होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर को मिला के ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। तो चलिए अब हम ट्रेंड को डिटेल में समझते हैं। तो प्राइस के ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड बेसिक स्ट्रक्चर को मिला के बनता है। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, जिसमें प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं और जिसमें प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं, और तीसरा होता है जिसमें प्राइसेस एक रेंज बाउंड मोमेंट देते हैं। तो तीनों हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि अप ट्रेंड, जिसमें बेसिक अपसाइड के स्ट्रक्चर्स को हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बार बार देख रहे हो। और उसके बाद होता है एक कंसोलिडेशन का फेज, जिसमें प्राइसेस की जनरल डायरेक्शन ना तो ऊपर साइड की होती है ना तो नीचे साइड की होती है। और उसके बाद आता है तीसरा ट्रेंड, जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और हर ट्रेंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, रीड कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस और लेवल उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बगैर इसके कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड में यहाँ पर हमें हायर हाईज बनते हैं, जैसे कि ये हाई है उसके बाद ये हाई है, जो अगला हाई है वो पिछले हाई के कंपैरिजन में हायर हाई है। तो ये अप ट्रेंड की एक बेसिक प्रॉपर्टी है और उसी के साथ यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन होती है। ये हायर लो है और यहाँ पर हायर हाई है, हायर लो है। और कंसोलिडेशन में यहाँ पर हम एक रेंज को मार्क करते हैं, जैसे कि ये अपसाइड की रेंज है और ये डाउन साइड की है, और इसी के बीच में जो प्राइसेस है वो मोमेंट देते रहते हैं। और इसी तरीके से थर्ड ट्रेंड आता है, जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। यहाँ पर क्या होता है, ये हाई है उसके बाद लोअर हाई बनता है, यानी कि हाई उसके बाद लोअर हाई। और यहाँ पर अगर हम लोज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो, लोअर लो और फिर से लोअर लो, और हाईज भी होते हैं लोअर हाईज। तो ये एक ट्रेंड की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, स्विंग्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या इन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड किया यूज स्विंग, चाहे आप इस मोमेंट को या इस मोमेंट को स्ट्रक्चर बोलो या स्विंग बोलो, तो दोनों ही वैलिड है। तो अगर हमें चार्ट पे इन सब चीजों को मार्क करना होगा तो हम कैसे देखते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, और फिर उसके बाद फिर से ऊपर गया और सेम लेवल पे आया, फिर उसके बाद ये नीचे आया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लो है ये अभी सस्टेन हुआ है, और यहाँ पर जो हाई है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन जो लो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से प्राइस का मोमेंट हुआ है और यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है नीचे की लेवल पे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से अब एक बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो इसका मतलब होगा कि जब तक इस लेवल से प्राइसेस ऊपर है तब तक हम बाइंग के ट्रेड्स देखेंगे। तो उसके बाद अब देखो प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लो की क्रिएशन हुई है, और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लो है यहाँ पर, और प्राइसेस जो है वो इसी लो के आसपास लिक्विडिटी को ग्रैब करने आए हैं। और थोड़ा बहुत ये जो विक्स होती है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास। तो जब तक ना नीचे क्लोजिंग आ जाए तब तक उसका ब्रेकडाउन हम वैलिड नहीं मानते। तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो इसी लेवल पे सस्टेन हुए, फिर यहाँ से ऊपर गए और यहाँ पर एक लो बनाया। तो यहाँ पर आप देखना मैं मोस्टली लोज तभी बनाता हूँ जब अच्छे खासे कुछ कैंडल्स हो, जैसे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया फिर हल्का सा नीचे आया, तो इसको मैं यहाँ पर एज ए पुल बैक मार्क नहीं करता हूँ। एज कम्पेयर टू यहाँ पर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे गया, ये वैलिड है। यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया फिर नीचे आया, तो ये वैलिड है। तो आपको हर कैंडल के बाद हाई लोज मार्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया फिर एक रेड कैंडल है, इसको मार्क नहीं करना है। अलबत्ता यहाँ पर फिर नीचे तक आया, यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर एक ही कैंडल है, इसको मार्क नहीं करना है, इसके कंपेयर में सीधे ही ऊपर जाना है, यहाँ मार्क करना है, यहाँ मार्क करना है। देखो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नीचे की साइड का मूवमेंट नहीं है, तो इसको मार्क नहीं किया जाएगा। तो इसका कंपैरिजन में थोड़ा बहुत आप इसको मार्क कर सकते हो और इसको एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, और सिमिलरली यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मसला है कि सर यहाँ पर हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो ट्रेड कहाँ करना है।
देखो अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर में अगर मैं इसको मैं सिंपली बनाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो ये अपसाइड का स्ट्रक्चर है। तो आप देखो जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 1 आवर में और ये सीधे ही जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को 5 मिनट्स में देखेंगे तो ये सीधे ही ऐसे नहीं जाएगा। तो वहां पर जो ये इतनी बड़ी स्विंग में 1 आवर की बना रहा हूं, तो ये अगर इसको 5 मिनट में बनना होगा तो ये कैसे बनेगी? प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। यानी कि हर एक मूव चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो, एक हायर टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं तो उसी को लोअर टाइम फ्रेम पे वो एक ट्रेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये अपसाइड का मूव है तो ये 5 मिनट्स पे अप ट्रेंड हो सकता है, और ये जो लोअर मूव है तो ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। और ये डाउन मूव की भी अगर हम बात करें तो ये ऐसे बना होगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो एज ए ट्रेडर आप इसको बाइंग में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और सेल वाले ट्रेड कर सकते हो, बाइंग के ट्रेड कर सकते हो, सेलिंग के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम्स पर। यानी कि एक हायर टाइम फ्रेम का एक लोअर टाइम फ्रेम होता है जहां पर वो ट्रेड किया जा सकता है इन स्विंग्स में। जैसे कि ये डायरेक्ट स्विंग है एक, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 4 आवर की, तो इस स्विंग को ट्रेड करने के लिए आपको 1 आवर में आना है, तो वहां पर आपको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। सिमिलरली अगर ये 1 आवर का है तो 5 मिनट्स में आपको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप डिफरेंट ट्रेंड्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड कर सकते हो। तो जो मोमेंट्स यहाँ पर आपको हायर टाइम फ्रेम्स में मिलेंगे वो ज्यादा वैलिड होता है एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल की। प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आया। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये अप ट्रेंड तब तक सस्टेन कर रहा है जब तक ये लेवल स्ट्रांग है, ये लेवल स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहली लेवल टूट भी गई तो इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं समझेंगे। तो इससे पहले भी मैंने आपको ट्रेंड के वीडियो में बताया है कि पहला सपोर्ट टूटने से ट्रेंड ब्रेक नहीं होता है। जो इसकी पिछली लेवल होती है तो इसको हम कहते हैं LLD, यानी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो जब तक ना ये टूट जाए तब तक हम यहाँ पर सेलिंग के मोमेंट्स को नहीं देखते हैं, यानी कि हम तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते हैं। और दूसरी चीज होती है कि प्राइस नीचे आ रहा है फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर फिर से नीचे आया फिर ऊपर गया, और यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग हाई की क्रिएशन अब हो रही है। अब स्ट्रॉन्ग हाई के बाद ये लेवल्स टूट रही है, तब यहाँ पर हम ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं। एक तो ये क्राइटेरिया आपको ट्रेंड रिवर्सल में रहेगा, और दूसरा जो क्राइटेरिया आपका ट्रेंड रिवर्सल में रहेगा वो होगा कि जब आपको यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन के साथ आपको किसी स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पर मिल रहा है, तो वो भी एक वैलिड पॉइंट होता है। हालांकि यहाँ पर भी आप 2 लेवल्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था अभी ट्रेंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन। तो आगे की वीडियोस में हम इन चीजों को और भी आगे ले जाएंगे। अब इसके बाद आती है मार्केट की रेंज। तो ये रेंज क्या होती है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे कि यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है तो ये एक रेंज है। मैं इसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस रेंज की बात करूँ जो मैंने यहाँ पर नीचे बनाई है, तो ये हमने ट्रेंड में देखा था, इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, और इसको हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अप साइड का मूवमेंट है तो ये इस तरीके से बना होगा, और हायर टाइम फ्रेम्स पे जो ये डाउन साइड का मूवमेंट है वो लोअर टाइम फ्रेम्स पे कुछ इस तरीके से बना होगा। जितनी रेंज बड़ी होगी वो उतना ज्यादा ट्रेडेबल होती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो रेंज की बात कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान देना। तो अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे आया फिर से ऊपर गया, और अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी मार्केट बना रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये लेवल जो है ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, क्योंकि इस सपोर्ट से इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फिर से जब यहाँ पर सपोर्ट बना है तो इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग बन रही है और ये लेवल भी अब स्ट्रॉन्ग बन रही है। क्यों बन रही है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि यहाँ से जब सेलिंग आई तो इस लेवल का भी ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
और इस लेवल का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहाँ पर समझना, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर 3 स्ट्रॉन्ग लेवल्स बन रही है, या ओवरऑल मैं मान लूं तो यहाँ पर ये इसको मेन लेवल माना जाएगा जो सबसे टॉप पे है। तो अगर प्राइसेस में बाइंग आनी भी होगी नीचे से, क्योंकि मार्केट का हमेशा है कि नीचे जाएगा फिर ऊपर भी जाएगा, तो मैं बाई भी यहाँ पर कर सकता हूँ एक डाउन ट्रेंड में जब एक करेक्शन होती है। तो यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग लेवल का काम क्या होता है, तो ये एज ए मैग्नेट काम करती है। इन केस यहाँ से अब बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर इस जगह एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर बाइंग आएगी भी तो मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकती है, और अगर सेलिंग आएगी इस स्ट्रॉन्ग लेवल से तो हमें पता है कि ये लो टूट जाएगा और प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं इस लो से ज्यादा। तो यहाँ पर ये रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है कि बाइंग के लिए मेरे पास इतनी रेंज अवेलेबल है और सेलिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास एक बड़ी रेंज अवेलेबल है। तो मेन रेंजेस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप एक इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करते हो, चाहे वो सपोर्ट की लेवल हो या रेजिस्टेंस की लेवल हो, तो उसके बाद आपको दोनों तरह के मोमेंट जो है वो उनके लिए जगह ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाई कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ बाई कर रहा हूं या यहाँ बाई कर रहा हूं, तो मेरे पास इतनी जगह है बाइंग के लिए, और अगर मैं यहाँ ऊपर सेल करूंगा तो मेरे पास इतनी जगह है। तो वो चीज आप ध्यान में देना। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी में हम क्यों कहते हैं कि आप सपोर्ट के टूटने पे डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते या रेजिस्टेंस के टूटने पे आप डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लिमिटेड रेंजेस होती है। देखो, इसके टूटने से यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं आ सकती, लेकिन जब एक हाई लगता है तो उस हाई बनने की वजह से यहाँ पर बड़ी सेलिंग आ सकती है। और सिमिलरली बाइंग के केस में बात करें, जब एक लो बनता है तो लो के बाद एक बड़ा सा हाई बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब देखो, ये बड़े मोमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की बात करें तो ये इतने बड़े मोमेंट्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इससे छोटे हो सकते हैं। तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट लेवल के लिए जाओ मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और आप एक रेंज को आइडेंटिफाई करो बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। अब इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट कंसेप्ट आता है की प्राइस लेवल्स। हालांकि की प्राइस लेवल्स की बात हमने थ्रू आउट द वीडियो की है, लेकिन यहाँ पर हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया और एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर यहाँ पर हाई टूट गया तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और प्राइस अभी यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी रोक रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो आप कहाँ तक सेलिंग एक्सपेक्ट करोगे? तो सिंपल सी बात है कि मोस्ट लोग क्या देखते हैं कि इस लेवल तक आएगा, फिर रीटेस्ट होगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो वो एक बेसिक रिटेल का कंसेप्ट होता है जिस पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, अगर सेलिंग आएगी भी तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इस लेवल के ऊपर ही रहेंगे प्राइसेस। लेकिन अगर प्राइसेस में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव सेल आ गया तो वो यहाँ तक आ सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा सेलिंग आ गई तो वो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर इसके बाद गई तो हम इसको एक ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं और हम प्राइमरी ट्रेंड को फिर अवॉइड करते हैं और अगले ट्रेंड में हम ट्रेड करते हैं, जो कि अब हमारे लिए सेलिंग का ट्रेंड होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो और इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो, जो इन दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स के दरमियान का जोन होता है, यहाँ पर प्राइसेस ज्यादातर नहीं आते हैं। इन केस अगर यहाँ पर प्राइस को आना होगा तो यहाँ पर एक एग्रेसिव सेल आता है, और जब प्राइस इस जोन से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो वो बहुत ही पावरफुल मूव देके जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड लेना जो है वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, खासकर एक स्विंग ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्राइस मोमेंट्स मिलना बहुत ज्यादा इजी होता है और प्रॉफिट होने के भी चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर लेवल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेल किया तो आपको ध्यान देना कि मेरी लेवल यहाँ तक है, तो ये मेरी रेंज है अभी तक कि मैं अगर मैं सेल भी करूंगा और इन केस प्राइस अब गिरा और यहाँ पर गिरा है, यहाँ तक आया है, तो यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली समझना है कि मेरे पास बस इतना एरिया है, ठीक है। यहाँ पर रेंजेस का कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, तो की लेवल से प्राइसेस के हाई ब्रेक होने के चांसेस या बड़े प्राइस मूवमेंट्स आने के बहुत ज्यादा होते हैं।
तो कभी भी की लेवल के ब्रेक डाउन पे, यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है और की लेवल ब्रेक हो रही है, आपको कभी भी सेल नहीं करना है। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि और एक कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और यहाँ पर कभी कभी प्राइस आ जाता है और थोड़ा बहुत तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये रिटेल ट्रेडर उसको इनवाइट करता है सेलिंग के लिए, क्योंकि मोस्ट लोगों ने सीखा होता है कि सपोर्ट जैसे ही टूटेगा हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर प्राइसेस जो है वो फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट की लेवल के आसपास, जो कि एक ट्रेंड की लेवल होती है, फॉर एग्जांपल ये इस वक्त अप ट्रेंड की लेवल है, तो यहाँ पर आपको कभी भी अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड नहीं लेने हैं। खासकर ये टूट रहा है और सेल का ट्रेड नहीं लेना है। सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है वो होता है जब किसी इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकडाउन होता है और वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, थोड़ा ही नीचे आ गया तो आपको नीचे ही बाय करना चाहिए। जो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखे, या तो जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इस पे जैसे ही प्राइस आ जाए और ब्रेकआउट दे दे तब आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको बड़े प्राइस मोमेंट्स मिल सकते हैं। तो ये था आज का इस ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर के रिलेटेड या मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को हम और ज़्यादा आगे सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपका सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।